हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे हाउ टू रीड जूलियस सीजर। देखो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली जूलियस सीजर जो पूरा जो टेक्स्ट है वो आपको इनिशियली काफ़ी डिफिकल्ट लग सकता है ये देख के कि इतना बड़ा टेक्स्ट है, आप इसको पढ़ोगे कैसे। शेक्सपियरन लैंग्वेज है तो आप इसको समझोगे कैसे। थर्ड, समझोगे कैसे। थर्ड, कि वो कुछ ऐसे लाइंस हैं या कुछ ऐसे फ्रेज पैराग्राफ्स या टेक्स्ट हैं या वर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ते हैं, तो आप वो याद कैसे रखोगे। नाउ दीज आर द मेन 3 प्रॉब्लम जो कि लोग फेस करते हैं। ऑफ कोर्स इसकी का कंसिक्वेंस है कि फिर आपको इससे रिलेटेड आंसर राइटिंग क्वेश्चंस को समझने में भी इनफैक्ट प्रॉब्लम आ सकता है। एंड इस इसी का एक क्वेश्चन आंसर्स का अगर हम एक और एरो निकाल के फ्लो चार्ट बनाने की कोशिश करें, तो क्वेश्चन आंसर्स नहीं लिख पाने का एक ये भी होता है कि आपको पता ही नहीं है कि सीक्वेंशली सीन्स कैसे चल रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि किसी भी सीन में एक इंसान के बाद दूसरा इंसान आया। अब आपको हो सकता है कुछ ऐसा पैराफ्रेज देके एंड देन आपको पूछा जाए बताओ इस सीन के बाद कौन एंटर कर रहा है। अगर आपको सीक्वेंशली नहीं याद होगा, इनफैक्ट छोटे से छोटे कैरेक्टर को भी आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज बहुत बार वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो इसी वजह से आपको सीक्वेंशली पूरा जो है याद होना चाहिए, और वो बहुत ही डिफिकल्ट नहीं है क्योंकि देखो है तो स्टोरी ही। आप एक बार दो बार तीन बार करोगे नहीं होगा, बट आपके पास पूरा साल है। आप आराम से उसको एक बार पढ़ोगे। पूरा साल क्या, इनफैक्ट आपके पास 2 साल है पूरा जूलियस सीजर पढ़ने के लिए। पहले साल आप पूरा नहीं पढ़ाया जाता है, बट मोस्टली शुरू हो जाता है। और अगर आप खुद से भी थोड़ा करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अच्छा सीक्वेंशली याद कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले तो जब आप जूलियस सीजर को खोलते हो, ये गलती बहुत लोग करते हैं, बट ये गलती करना नहीं चाहिए। क्योंकि जब आप एक टेक्स्ट पढ़ रहे हो, पूरा एक किसी का एक इतना बड़ा ड्रामा पढ़ रहे हो, तो हर एक जब कोई ड्रामा लिखता है ना, तो उसके पीछे का हिस्ट्री होता है। जैसे कि जब शेक्सपियर इस ड्रामे को लिख रहे थे, तो उसके पीछे का पूरा एक बैकग्राउंड होता है कि जूलियस सीजर एक्चुअल में कोई राजा था तो कहाँ का था, उस समय पे वहाँ का क्या क्या सिचुएशंस था सोशल पर्सपेक्टिव से, ठीक है, फाइनेंशियल पर्सपेक्टिव से, मिलिट्री पर्सपेक्टिव से। क्योंकि आप देखना, बहुत कुछ तो उसमें ऑल्टर्ड रहता है, डेफिनेटली पूरा हिस्ट्री कॉपीड नहीं है, बट जिस समय पे जो राइटर कुछ लिखते हैं, उसका कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस आपको उस ड्रामा स्टोरी या पोएम में दिखेगा। तो इसी वजह से जब आपको एक बैकग्राउंड का आइडिया रहता है ना, तो एक सेटिंग मिल जाता है आपको कि अच्छा इस सिचुएशन में ये ड्रामा हो रहा है, तो इस सिचुएशन के कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे या कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसका इफेक्ट आपको ड्रामा में भी देखने मिलेगा। ठीक है, जैसे कि इसका अच्छे से आपको एग्जाम्पल जूलियस सीजर में तो मिलेगा ही, मैकबेथ में भी आपको सेम चीज़ करना पड़ेगा 11th 12th में। या फिर आपका जब भी कोई भी मान लो 5 साल 6 साल बाद जूलियस सीजर चेंज भी हो गया, तब भी सारे ड्रामास के लिए ये चीज़ एप्लीकेबल है कि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि उस समय पे बेसिकली जो राजा थे कैसे थे, क्या सोशल कंडीशंस था, क्या फाइनेंशियल कंडीशंस था, वुमेन का क्या पोजीशंस था। ठीक है, एटलीस्ट इतना बेसिक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। बहुत लोग ये नहीं करते हैं, बट नहीं करते हैं। ऑल्दो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, बट आपको काफ़ी अच्छा क्लैरिटी मिलेगा और समझने का फील्ड मिलेगा कि अच्छा हो क्या रहा है, और आप इन डेप्थ समझ पाओगे कि अच्छा सोसाइटी का ये चीज़ यहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला है कि आपको बैकग्राउंड पता होना चाहिए। दूसरा, आप हम लोग को जब भी हम लोग जूलियस सीजर पढ़ते हैं, तो उसका बेसिकली आपको एक्ट वाइज पढ़ना है कि अच्छा एक्ट वाइज, और उसमें भी सीन वाइज है। तो एक्ट 1 सीन 1, एक्ट 1 सीन 2, एक्ट 1 सीन 3, ठीक है, इस तरीके से। अब करना क्या है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक्ट 1 के सीन 1 में क्या क्या चीज़ हुआ। एक्ट 1 सीन 1 और एक्ट 2 सीन 2 का कनेक्शन, और फिर एक्ट 2 सीन 2 में क्या क्या हुआ, और फिर एक्ट 1 सीन 2 एक्ट 1 सीन 3 का कनेक्शन, और फिर एक्ट 1 सीन 3 में क्या क्या हुआ। एंड फिर अगर इसके बाद अगर एक्ट 2 आता है, तो फिर एक्ट 1 और एक्ट 2 को कनेक्ट करना। ठीक है, और इस तरीके से सारे सीन्स और सारे एक्ट में ये चीज़ एप्लीकेबल है। तो बेसिकली आपको जो है एक कनेक्शन बना के चलना है कि अच्छा एक्ट 1 इस तरीके से जुड़ा हुआ है एक्ट 2 से, या इसका सीन इस तरीके से यहाँ जुड़ा हुआ है। बिकॉज आपको काफ़ी सारे ऐसे हिडन कनेक्शंस भी मिलेंगे, तो आपको उसको ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। ठीक है, मैकबेथ तो चलो ठीक है, जूलियस सीजर में भी क्या आपको ये कनेक्शंस पता होने चाहिए। क्योंकि देखो, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, तो इनिशियली फ्लेवियस कुछ लाइन बोलेगा, इनिशियली फ्लेवियस या मैरुलस जो भी है वो, और बाद में जाके आप देखोगे कि सेम लाइन कहीं ना कहीं एंटनी रिपीट करेगा अपने स्पीच पे। यू आर नॉट स्टोन्स, यू आर नॉट ब्रिक्स बट मैन। ठीक है, ऐसा लाइन एंटनी बोलेगा टू इवोक द इमोशंस ऑफ द सिटीजन कि आप लोग ब्रिक नहीं हो, स्टोन नहीं हो। और इनिशियली फ्लेवियस और मेरुलस यही लाइन बोलते हैं कि ऐसा ही कुछ लाइन बोलते हैं कि यू ब्रेक योर स्टोन, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, इनिशियली एक्ट 1 सीन 1 में। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन था
in the people who were supporting Pompey and in the people who were supporting Julius Caesar like Antony, ठीक है। तो इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, कनेक्शन होना चाहिए। बैकग्राउंड के बाद आपको कनेक्शंस पता होना चाहिए। और देखो कनेक्शन एक साथ नहीं आएगा, आप धीरे धीरे करके हर एक एक्ट वन, ठीक है, मतलब हर एक्ट और हर सीन पढ़ोगे तो ग्रेजुअली आपको खुद समझ में आएगा कि क्या कनेक्शंस है। तीसरा, आपको उसके अंदर का सारे टेक्स्ट, आई एम नॉट टेलिंग रट लो, ठीक है, आप 2 साल पढ़ोगे आपको खुद ऑलमोस्ट याद हो जाएगा। मेरा खुद का पढ़ा हुआ मोर देन 6 to 7 मंथ हो गया जूलियस सीजर, एंड स्टिल आई रिमेंबर कि एग्जैक्टली, मतलब एग्जैक्टली तो नहीं बट एटलीस्ट आई रिमेंबर कि क्या हो रहा है एक सीन के बाद दूसरे सीन में। मोस्ट ऑफ द लाइन्स ऑल्सो अगर आप बोलोगे तो आई से कि अच्छा इस लाइन में ये चीज़ था। तो इस तरीके से आपको ग्रेजुअली याद हो जाएगा और नेचुरली हो जाएगा, आपको कोई फोर्सफुली नहीं करना है चीज़। बट हाँ, आपको करना क्या है ये हम बताते हैं। देखो ये तो हम लास्ट में लास्ट में जाके रियलाइज किए कि अच्छा ये तो इतना ईजी था और हम एक साल से उसको ऐसे पढ़ रहे थे जो कि गलत था। तो आई विल टेल यू अबाउट इट। तो नाउ थर्ड थिंग दैट आई वाज टेलिंग अबाउट इज टेक्स्ट को आप अच्छे से समझ लो, ठीक है। तो इनिशियली आपको कनेक्शंस उतने अच्छे समझ में नहीं आएगा, बट आप टेक्स्ट अच्छे से समझने का कोशिश करो तो फिर आप कनेक्शंस अपने आप बना लोगे, ठीक है। तो कनेक्शंस आप समझ, तो अच्छे से हिडन सिर्फ लिटरल नहीं, आपको उसके अंदर का फिगर्स ऑफ स्पीच, आपको उसके अंदर का मीनिंग, उसके अंदर के वर्ड्स का कनेक्शन। जैसे कि बहुत बार आपको कुछ ऐसे बर्ड्स का नाम मिलेगा, कुछ ऐसे एनिमल्स का नाम मिलेगा टेक्स्ट में जो कि उस समय पे उसका किसको ना कोई उसका सिंबल था, जैसे कि आउल हो गया तो आउल कुछ सिंबलाइज कर रहा है, राइट। तो आपको वो सिंबोलिज्म पता होना चाहिए, वहाँ पे अगर कुछ मेटाफर है या कोई भी फिगर ऑफ स्पीच है तो आपको वो पता होना चाहिए। इसके बाद कोई भी इंसान कोई भी एक बात बोलेगा, एक पैराग्राफ बोलेगा, स्पेशली जब आप बाद में एक्ट 3 एक्ट 4 में देखोगे कि मैकबेथ हो गया, एंड मैकबेथ नहीं क्या बोलते हैं, जूलियस सीजर होंगे या फिर ब्रूटस होंगे या फिर एंटनी होंगे, बहुत बड़े बड़े पैराग्राफ बोलेंगे। उसको याद करने का सबसे ज़्यादा इजी तरीका है कि आप साइड में अपने नोट्स में या बुक के ही साइड में स्टिकी नोट्स या किसी में भी सीक्वेंस वाइज लिख लो कि एंटनी की इस स्पीच में वो इस चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कि एंटनी के खुद की स्पीच में वो बात किए थे कि वो सबसे पहले क्या लाइक कंपेयर करने का कोशिश की कि कैसे सीजर एम्बिशियस नहीं है। दूसरा, वो लोगों के इमोशंस को कहीं न कहीं कनेक्ट करने का कोशिश की कि अच्छा मैंने देखा था कि सीज़र जो है इसने ये उस दिन पहना था जिस जिस दिन इसने अ, नॉर्वे या नर्वी या समथिंग सोल्जर्स को हराया था। तो इस तरीके से एक कनेक्शन बिल्ड करने का कोशिश कर रहा है जूलियस सीज़र और अपने बीच की कितना गहरा फ्रेंडशिप था। उसके बाद दे से कि इफ़ यू हैव टीयर्स रेडी टू शेड इट। फिर कहीं न कहीं फिर ब्रूटस के अगेंस्ट जाता है तो फिर एक वो थॉट प्रोसेस कि हाँ ब्रूटस गलत है इस तरीके से। एंड फिर बाद में वो खुद बोलती कि इफ आई वेयर इन द पोजीशन ऑफ ब्रूटस और केशियस, देन ब्रूटस का जो स्पीच है उसमें इतना पावर है कि अगर हम ब्रूटस होते तो अभी पूरा जो है उसको एक सिविल वॉर बना देते। तो वो इनडायरेक्टली लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि जो सिविल वॉर, हाँ सिविल वॉर कर सकते थे। तो इस तरीके से एक आपको उसका जो मीनिंग है जिसके इमोशंस को कनेक्ट करना या एक तरीके से कनेक्शन बनाने का कोशिश करना या एक तरीके से ब्रूटस को इनडायरेक्टली गलत प्रूफ करना, और भी ऐसी काफ़ी चीज़ें, ठीक है, जितना हम रिकॉल कर पा रहे हो उतना हम बता रहे हैं। बाकी मेरे नोट्स में लिखा हुआ है सारा चीज़ प्रॉपर्ली, अगर आप बोलोगे तो आपको कीवर्ड्स वगैरह सब कुछ जो है प्रॉपर्ली दे सकते हैं एक्ट वाइज और सीन वाइज। बट ठीक है, ठीक है। तो बता देना, ठीक है, मतलब इस तरीके से आपको नोट्स बनाने हैं कि आपको ये तो पता होना चाहिए कि लिटरल में वो क्या बोल रहे हैं, और दूसरा उसके अंदर का कि अच्छा ये करने का ये कोशिश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये चीज़ इनके पर्सनालिटी का ये सिग्निफाई कर रहा है, ये चीज़ ये सिंबलाइज कर रहा है, ठीक है, ये सारा चीज़। अब जब आप टेक्स्ट पढ़ोगे, आपको टेक्स्ट के अंदर से मीनिंग तो समझ में आएगा ही, पर आपको लोगों का पर्सनालिटी के बारे में भी पता चलेगा। जैसे कि आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि अच्छा ये पैराफ्रेज दिया हुआ है, आप बताओ कि इस पैराफ्रेज को पढ़ने के बाद आपको इस इंसान के पर्सनालिटी के बारे में क्या पता चल रहा है। तो आपको कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स पता होने चाहिए कि अच्छा एंटनी का ये कैरेक्टर था। He was a cunning plotter, he was a shrewd politician, kind of a mastermind. He was a very good plotter, ठीक है। तो इस तरीके से आपको he was cunning, he was wise, he was very wise with his words, ठीक है, मैनिपुलेटर। तो ये सारे कुछ एडजेक्टिव्स आपको पता होने चाहिए एग्जैक्टली कि किसी भी टाइप से क्वेश्चन आए तो उसके हिसाब से आपको एग्जैक्टली तो नहीं कि ये पैराग्राफ में ये पता चल रहा है, बट आप एक कलेक्शन बना के एक जगह लिख सकते हो कि अच्छा ये सारे एडजेक्टिव्स हैं, अब जिस तरीके से पैराफ्रेज आएगा उस तरीके से हम ये एडजेक्टिव्स यूज़ कर सकते हैं इनके लिए। और सिर्फ डायरेक्ट क्वेश्चन में नहीं, आप इनडायरेक्टली भी हेल्प कर लाइक इन एडजेक्टिव्स का हेल्प ले सकते हो अपने आंसर्स को और ज़्यादा बेटर बनाने में, कि एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ आपने इन डेप्थ पढ़ा है चैप्टर को। तो उससे रिलेटेड आपको मीनिंग, पर्सनैलिटी एंड इस जितने भी फिगर्स ऑफ स्पीच उसमें यूज़ होंगे वो, एंड उसमें जितने भी इमोशंस जिसके अभी हम एग्जांपल दिए उस तरीके से हिडन चीज़ें
जो कि हर पैराग्राफ में अलग अलग तरीके से हो सकता है, वो आपको टीचर्स एक्सप्लेन करते हैं, या इन द कोर्स ऑफ टाइम आपको खुद पता चल जाएगा कि अच्छा इस तरीके से यहाँ से ये चीज़ निकाल के ऐसा करना है। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छा, बट आई वुड सजेस्ट कि जहाँ पे भी ऐसा लगे कि बहुत सारा चीज़ है, वहाँ पे एक अलग से छोटा सा शॉर्ट नोट बना के रख दो, ताकि आप जितना भी बार खोलो आपको वो सारे वर्ड्स धीरे धीरे करके वो याद हो जाए। ठीक है? तो ये आपको करना है। इसके बाद आपको ऐसे ही करके सारे सारे एक्ट और सारे सीन ख़त्म करने हैं। एंड फिर आपको एक जितना भी आप, जैसे कि 9th में तो आपका एक्ट 1 और एक्ट 2 होगा, 10th में आपका एक्ट 3, एक्ट 4, एक्ट 5 होगा। तो उन तीनों के बीच का जो कनेक्शन था, उन तीनों से आपको क्या समझ में आ रहा है, सीन कहाँ पे हुआ, ठीक है? तो ये सारा चीज़ आपको फिर पता होना चाहिए। तो जो भी चीज़ हम इस वीडियो में बोले, दैट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है? जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ हम बोले कि आप जैसे कि किसी के बारे में, कोई स्वर्ड के बारे में बात कर रहा है, कोई खुद के बारे में बात कर रहा है, केशियस के जो लास्ट वर्ड्स थे, ब्रूटस के जो लास्ट वर्ड्स थे, या केशियस बेसिकली बैटल फील्ड में खड़ा होकर क्या बोलता है, या जब केशियस के आर्मी का, एंड कैशियस एंड ब्रूटस एंड एंटनी एंड फिर जो दूसरा सीजर था, उनके बीच में क्या लाइक कन्वर्जेशन हुआ, ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए, प्रॉपर नोट्स बना के आप रख लेना। फिर इस तरीके से आपको कनेक्शन अपने आप समझ में आ जाएगा कि अच्छा इस तरीके से करना है। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आंसर। आंसर्स लिखने का प्रैक्टिस आपको होना चाहिए। बिकॉज़ देखो, लिटरेचर जितना ईज़ी लगता है कि अच्छा टेक्स्ट पढ़ लेंगे हो जाएगा, उतना ईज़ी है नहीं। आपको आंसर्स अच्छे से बनाना आना चाहिए। 9th-10th में आपका आंसर्स जितना ज़्यादा क्रिस्प होगा, जितना ज़्यादा टू द पॉइंट होगा, और आप जितने ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स लगा पाओगे, उतना आपका आंसर अच्छा बनेगा। जितने ज़्यादा लगा पाओगे इसका मतलब ये नहीं कि आपको सब डाल देना है। आपको रेलेवेंट डालना है, क्योंकि क्वेश्चन काफ़ी प्रिसाइज़ आता है कि अच्छा इस जगह पे क्या है या ऐसा क्या है। तो मोस्टली कीवर्ड्स 2 से 3 से 4 से 5 होते हैं। तो वो 4-5 कीवर्ड्स अगर आप लिख देते हो तो आपको मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? और मोस्टली कीवर्ड्स आपको डायरेक्ट पैराग्राफ से ही मिल जाएगा, जो आप पढ़ के जाओगे। और उसके अलावा जो हम एडजेक्टिव्स वगैरह बोले, जो हम कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स बोले, जो आपको हमेशा अपने पॉकेट में रख के जाना है, क्योंकि जिस भी हिसाब से आंसर आए, आपको पता है कि ये सारे कीवर्ड्स हैं, और आपको जस्ट उसको सजा के आ जाना है एग्जाम में। बट आपको वहाँ जाके नहीं सोचना है कि अच्छा इसका पर्सनैलिटी क्या था, आपके पास उतना टाइम नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि आप हमेशा अपने पॉकेट में ये सारी चीज़ें रख के जाएँ, इन द सेंस कि आप ये सब पढ़ के जाएँ ऑलरेडी। आई एम नॉट टेलिंग चिट्स बना के, कि आप ऑलरेडी अपने दिमाग में ये सारे वर्ड्स अपने, व्हाट आई से इन दैट, कीप इट इन योर पॉकेट, अपने कीप इट इन अ पॉकेट, मतलब आप ऑलरेडी पढ़ के जाइए सारी चीज़ें, ताकि आप एग्जाम में जाके ना सोचें कि अच्छा ये था ऐसा कुछ, ठीक है? कुछ चीज़ें आपको सोचना पड़ता है, बट मैक्सिमम इस ये सारी चीज़ें अगर आप करके जाते हो, तो कहीं ना कहीं आपको जो क्वेश्चन है वो इन सारी चीज़ों से हो जाएगा, ठीक है? तो उसके बाद आपको ऑब्वियसली ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, तो वो तो कम्प्लीटली आपका ओपिनियन है कि आप क्या सोचते हो उस मैटर के बारे में। तो कोई भी एक पॉइंट पकड़ के उसके लाइक उसका एक रीज़न लिख देना, अगर पूछा गया है तो फिर आपको वहाँ से मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है? तो इस तरीके से मल्टीपल क्वेश्चन पेपर्स लाइक PYQs वगैरह आप सॉल्व कर सकते हो। यूजुअली रेफरेंस बुक्स हम नहीं लाइक प्रेफर करते हैं फॉर इंग्लिश के लिए, बिकॉज वहाँ से मोस्टली नहीं आता है, बट आंसर राइटिंग के लिए या फिर टेक्स्ट को समझने या याद करने के लिए आप उसका हेल्प ले सकते हो। तो दैट वाज फॉर द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, कीप एंजॉय।